जी, मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर ली है। ओके, हाँ, हम जी ये लेक्चर जो है ये 40 मिनट्स की हमारी टाइम लिमिट होगी। 40 मिनट्स बाद हम रीजॉइन करेंगे और 5 बजे हम ब्रेक लेंगे जी नमाज की, जो कि 15 मिनट की होगी। तो 5 बजे से लेके 5:15 तक जी हमारी प्रेयर ब्रेक होगी, मगरिब प्रेयर। और 5:15 पे जी इंशाल्लाह हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। ओके, ठीक है एवरीवन। ओके सर। जी, ऑलराइट जी, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जी जहां हमने लास्ट टाइम लेक्चर जो है वो लीव किया था। और हम बेसिकली इस फील्ड का एक इंट्रोडक्शन ले रहे थे, एक फील ले रहे थे। और हम देख रहे थे कि एनएलपी जो है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या क्या काम होते हैं बेसिकली इसमें। इसकी क्या डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। कुछ एप्लीकेशंस की हमने पिछले दफ़ा भी बात की थी, आज भी और भी एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे। अब कुछ चैलेंजेस की भी बात करते हैं। मेरे ख्याल में इसी स्लाइड पे थे हम शायद, जब लास्ट टाइम हमने लीव किया था लेक्चर। जी सर, इसी पर था। जी, तो नोट कीजिए द फर्स्ट सेंटेंस, रेड टेप होल्ड्स अप न्यू ब्रिजेस। इसका मतलब क्या है? सर ये लास्ट टाइम हमने देखा था कि एम्बिग्विटी है इसमें। एम्बिगुइटी बेटा किस में है? क्वेश्चन इज कहाँ पर एम्बिगुइटी? रेड टेप से क्या मुराद होगी आपकी? ये जो, अगर आप वैसे इसका मतलब लें इस सेंटेंस का, तो इसका मतलब ये है कि कोई रेड कलर की कोई टेप हम यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक टेप जो होती है। और उसकी मदद से हम जो न्यू ब्रिजेस जो बनाते हैं, नया पुल है उसको जोड़ने की, यानी नया ब्रिज हमने बनाया है। और उस ब्रिज को हमने होल्ड अप करने के लिए, जोड़ने के लिए हमने एक रेड कलर की टेप यूज़ की है। क्या इसका ये मतलब है? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि हमें पता है कि जी जो ब्रिज होते हैं उनको टेप की मदद से हम कभी नहीं जोड़ सकते हैं। रेड टेप एक्चुअली आपने सुना होगा, मतलब रेड टेप का मतलब होता है कि जो ये ब्यूरोक्रेटिक जो टेबल्स हैं या ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर कोई काम चला गया, कोई फाइल चली गई है। और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने वो काम या फाइल को आगे मूव नहीं किया है। वो रेड टेप बेसिकली वो चीज़ होती है जी, कोई ऑफिशियल यानी जो हैं, कोई जो जो मतलब कंसर्न्ड ऑफिसर हैं या कोई कंसर्न्ड ऑफिस जो है, उसने वो काम रोका हो। रेड टेप का ये मतलब है। तो बेसिकली क्योंकि रेड टेप का एक से ज़्यादा मीनिंग है, तो ये वर्ड जो है ये एम्बिगुअस वर्ड है। इसकी वजह से इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो डायरेक्टली जो है वो मशीन के लिए खैर डिसाइफर करना और डिफ़िकल्ट है। इवन हमारे लिए मुश्किल है। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने इसको किया है। ओके, लेट्स लुक एट द सेकंड सेंटेंस। हॉस्पिटल्स आर सूड बाय 7 फुट डॉक्टर्स। जी, जी मतलब तो ये लग रहा है कि जी कोई हॉस्पिटल हैं और कुछ 7 फुट लंबे डॉक्टर हैं जी। और उन डॉक्टर्स ने, जिनकी हाइट 7 फीट है, उन्होंने हॉस्पिटल को सू किया है। सू से मुराद है उसके खिलाफ केस कर दिया, कोई प्रॉब्लम होगी। कतन ये मतलब नहीं है। 7 फुट डॉक्टर्स दरअसल एक तंजीम है, एक यूनियन है, एक ग्रुप है जिसका नेम है 7 फुट डॉक्टर्स। वो एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने किसी हॉस्पिटल को के खिलाफ कोई केस किया। तो जुवेनाइल कोर्ट टू ट्राई शूटिंग डिफेंडर। जी, जुवेनाइल कोर्ट, जुवेनाइल का मतलब पता है आपको? जुवेनाइल होता है वो लोग जो बहुत यंग होते हैं, लेट्स से लेस लेस देन द एज ऑफ 10। तो 10 साल से कम उम्र के, खुदा न खास्ता, बच्चों में अगर कोई उन्होंने उनसे कोई क्राइम हो जाए, तो उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स होती हैं जिनको कहते हैं जुवेनाइल कोर्ट्स। तो ट्राई शूटिंग डिफेंडेंट, इसका क्या मतलब है? ट्राई का यहाँ मतलब है, देखिए ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। जो आप, अगर आप इसको रियल सेंस में ले लें, तो आपको ये लगेगा कि जी कोई जुवेनाइल कोर्ट है, यानी कोई छोटे बच्चों की कोर्ट है। और कोई शूटिंग डिफेंडेंट से मुराद ये कि कोई ऐसा बच्चा है जिसने कोई शूट किया है किसी को, उससे गोली चल गई है, तो उसने उसको ट्राई करना है। ट्राई से क्या मुराद होगी? उसको अपनाना है या कोशिश करनी है। नो, ट्राई का असल में जब कोर्ट आती है, तो कोर्ट के अंदर जो ट्राई होता है वो होता है ट्रायल करना। कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग चलती है जिसको हम ट्रायल कहते हैं। तो इसका दरअसल यहाँ ट्राई का मतलब है कि जो शूटिंग डिफेंडेंट, और याद रखिएगा
डिफेंडेंट से कोर्ट की नज़र में वो मुराद होती है जिस पे केस हुआ हुआ है और वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है उस केस के खिलाफ, उस इल्ज़ाम के खिलाफ वो डिफेंड कर रहा है। तो किसी बच्चे से यंग, वो जो जुवेनाइल कोर्ट है, यंग बच्चे से शूटिंग हो गई है, वो अपने आप को जो है वो केस में डिफेंड करेगा, तो दैट इज़ शूटिंग डिफेंडेंट। और ट्राई का यहाँ मतलब होता है कि जुवेनाइल कोर्ट में उसके खिलाफ केस चलेगा, ट्रायल होगा उसका। लोकल हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स कट इन हाफ जी। इसका क्या मतलब है? बड़ी खामोशी है यार क्लास में आपकी। अहमद इसी तरह से होता है, जीशान, आज तो कासिम भी है माशाल्लाह। वेलकम टू माय क्लास गाइस। जीशान भी हैं, माशाल्लाह से मेरे भी पुराने स्टूडेंट हैं, कासिम भी हैं और अहमद भी हैं। और कौन है? जी। तो बेटा इस सर आखिरी वैसे सेंटेंस का मतलब क्या? वैसे तो इसका सही मतलब तो ये बन है कि उनके ड्रॉप आउट्स को काट दिया हुआ है, आधा आधा आधे कर आधे दिया कर है। दिए, हाँ। यानी लोकल हाई स्कूल में जो ड्रॉप आउट्स हैं, यानी वो लोग या वो बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिए, हमने उनको आधा आधा काट दिए। इसका तो क्या मतलब, ये कट इन हाफ बेसिकली होता क्या है कि रिड्यूस हो जाना। इसका मतलब है कि जो ड्रॉप आउट रेट है, यानी जो बच्चों के स्कूल छोड़ने का जो रेशियो है, वो आधी रह गई है। इसका ये मतलब है, आधी रह गई है। ओके, सो नोट कीजिएगा कि असल में जो एम्बिग्विटी है, जो वर्ड्स की जो मीनिंग है, वो जज करना भी बड़ा मुश्किल काम है। रियल लैंग्वेज में भी जज करना मुश्किल काम है। उसके लिए आपको भी एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम स्कूल्स में यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि वर्ड्स को कैसे जोड़ा जाता है, और जब वर्ड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उनका खास मतलब कैसे निकलते हैं। तो तो मशीन्स के लिए तो ये बात जज करनी तो बहुत मुश्किल काम होगा। आपने लिटरली वही जो एक्सपीरियंस आपका है, जो नॉलेज आपका है, आपने किसी तरीके से वो उन मशीन्स को देना होगा। तो इस वैसे बाय द वे ये क्लासिकल प्रॉब्लम है एआई के अंदर या एनएलपी के अंदर, और मेरे ख्याल में इसके लिए बड़ा खूबसूरत नेम उन्होंने रखा हुआ है, और वो है वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन। वर्ड की जो सेंस है, अब मेरे लिए लिखना भी मुश्किल है यहाँ पर, डिसएम्बिगुएशन। अच्छा, एम्बिगुअस होता है, एम्बिगुअस किसको कहेंगे जी? एम्बिगुअस, कंफ्यूजिंग, जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो, कंफ्यूजन हो जिसको समझने में, दैट इज़ एम्बिगुअस। तो वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन आप इस प्रॉब्लम को कह सकते हो। और मैंने बताया कि मेरे एक अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले मेरे एक सीनियर ने हमारे कॉन्सर्ट्स में, उन्होंने अपना पीएचडी का थीसिस डिफेंड किया है, और उन्होंने उर्दू वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन में पीएचडी की है, विच इज़ more difficult than doing a disambiguation in English language. तो उर्दू में तो काम ही किसी ने कुछ नहीं किया हुआ। सो दीज आर द चैलेंजेस। ये फील्ड बहुत एक्साइटिंग फील्ड है, लेकिन इस फील्ड में चैलेंजेस भी उतने ही हैं और काफ़ी डिफिकल्ट चैलेंजेस हैं। जी, एनी कमेंट्स ऑन दिस वन, वरना मैं फिर आगे बढ़ूँ? अच्छा, आपकी क्लास, आई एम सॉरी, वो एक लेक्चर के बाद ही काफ़ी मेरा जो अपना मोटिवेशन लेवल है वो आपकी क्लास के बारे में काफ़ी कमज़ोर हो गया है। तो वो मैं यही सोचा करता हूँ कि मेरे ख़्याल में आप लोग ना फीडबैक देते हैं, ना कोई कमेंट करते हैं, ना आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो इससे बेहतर नहीं है कि मैं पढ़ता जाऊँ स्लाइड्स को, तो आप पता नहीं इस वक़्त हाज़िर भी हैं कि नहीं हैं, जैसे लोग बहुत सारे कनेक्ट हुए हैं, पर आई डोंट नो कि उनमें से फ़िज़िकली कितने इस वक़्त जो हैं वो अ, इस बात को सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक देते रहें, ताकि मेरा भी थोड़ा-सा जो हौसला है वो बुलंद रहे आपकी क्लास के बारे में, ठीक है? जी सर, मेरे ख्याल से ओके सर। कंटिन्यू जी, तो मैं आगे चलूँ? श्योर जी सर। जी सर। जी सर। ओके, व्हाई एल्स इज़ नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट? तो ज़रा इस फर्स्ट वाले को देखिएगा। अगेन ये नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश है। ये वो इस तरह की इंग्लिश है जैसे आजकल ईमेल्स में या कमेंट्स में लिखी जा रही है। दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड इंग्लिश। लेकिन लोग ज़ाहिर है जब कमेंट करते हैं, जैसे ट्विटर पे या फेसबुक पे, किसी और चैटिंग मैसेंजर में, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ वर्ड।
और लुक एट दिस फर्स्ट वन, इसमें क्या चीज़ें मुश्किल आपको नज़र आ रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो ग्रेट जॉब। ये देखें एट द रेट, आई थिंक अब आपको इसकी समझ आ गई होगी, सोशल मीडिया पे जी हैं सारे माशाल्लाह। इट इज सो प्राउड। ये देखें व्हाट यू गलत लिखा, अकम्प्लिश्ड। यू का खाली यू का मतलब टू, टी और टू को टू पे लिख दिया, हैश के साथ वर्ड आ रहा है। यू शुड नेवर गिव अप ईदर। ये देखें, और ईदर के आगे, इसके आगे ये वाला वर्ड। अब इधर इन तमाम वर्ड्स को आप देखें नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश में तो आपको मतलब समझ आएगा, बट मशीन के लिए ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी कि आपका ये एट द रेट लिखने का मकसद क्या है, और हैश के टैग के साथ ये वर्ड जो है ये क्या आ रहा है। दीज आर एक्चुअली चैलेंजिंग थिंग्स और इनकी अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट है। तो इसके बाद सेगमेंटेशन के इश्यूज आते हैं। सेगमेंटेशन क्या है? जैसे ये सेंटेंस पढ़िए, द न्यूयॉर्क न्यू हेवन रेल रोड। क्या ये इस तरह से है, द न्यू डिफरेंट है, यॉर्क न्यू एक वर्ड है, हेवन एंड रेल रोड, या ये द न्यूयॉर्क एक वर्ड है, न्यू हेवन रेल रोड एक वर्ड है? दिस इज एक्चुअली करेक्ट, दिस इज करेक्ट, क्योंकि न्यूयॉर्क एक सिटी है, न्यू हेवन रेल रोड की समझ आती है कोई नेम होगा। तो अगेन ये सेगमेंटेशन इश्यूज हैं। सेगमेंटेशन इश्यूज ये होते हैं कि इस वर्ड को क्या इसके साथ कंबाइन करना है, क्या ये इंडिपेंडेंट है, एंड सो फोर्थ। सो दीज आर चैलेंजेस। अच्छा, ईडीएम जो है वो एक क्लास ऑन इट्स ओन होते हैं, जिसे कहते हैं, क्योंकि ईडीएम एक नोट कीजिएगा, डार्क हॉर्स, इसका क्या मतलब होगा? अब आप कहेंगे ऐसा घोड़ा जिसका काला रंग है, क्या इसका ये मतलब है? ईडीएम किसको कहते हैं? बाय द वे ईडीएम्स क्या होते हैं? हर मुहावरे होते हैं मुहावरे होते हैं। मुहावरा होता है क्या? पर जो बोलने में कुछ और होता है लेकिन उनका मीनिंग कुछ और होता है। एग्जैक्टली, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इडियम्स कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिनका इंडिविजुअली मतलब कुछ और होता है। यानी ये देखें, डार्क और हॉर्स के इंडिविजुअली मीनिंग कुछ और है, लेकिन जब इनको कंबाइन किया जाता है तो इसका कुछ और मीनिंग निकलता है, जिसका उन दो वर्ड्स के इंडिविजुअल मीनिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसी तरह गेट कोल्ड फीट ये एक मुहावरा है, लूज फेस ये मुहावरा है, थ्रो इन द टॉवल ये एक मुहावरा है। अब ईडियम्स की अंडरस्टैंडिंग करना वो हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट है, ज़ाहिर है, क्योंकि हमारी अगर एक लैंग्वेज में वोकैबुलरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है तो हमें भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन लेट्स सपोज हमारी बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, हमें नज़र आ रहा है ईडियम में, तो हमें मशीन को कैसे ये समझाना है कि डार्क हॉर्स दरअसल दो डिफरेंट वर्ड्स नहीं है, ये डार्क हॉर्स दरअसल एक वर्ड है और ये एक स्पेशल मीनिंग रखेगा और ये ईडियम है। दिस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। तो आप ये अंदाज़ा करें कि अगर हम उर्दू के मुहावरों को लें और मशीन को ये समझाने की कोशिश करें, जनाब आला ये मुहावरा है, ये कोई दो इंडिविजुअल वर्ड्स नहीं हैं, तो यू कैन गेस कि जो हैं वो कितना डिफ़िकल्ट काम होगा। जी, एक और चीज़ है, ये नोट कीजिएगा, ये वो वर्ड्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं, जो पहले से कोई इंग्लिश में वर्ड ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, न्यूलोजिज्म जिसे कहते हैं। अनफ्रेंड, एक फ्रेंड का वर्ड तो हमने सुना है, ये अनफ्रेंड नया आ गया। ट्वीट है, रीट्वीट, ब्रोमांस एंड सो फोर्थ। सो देयर कुड बी मैनी अदर। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं ये डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये न्यू वर्ड्स हैं। जैसे सेल्फी है, जो वर्ड सेल्फी है ये कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, ये तो ये भी एक न्यूलोजिज्म है। एक नए दौर में एक किसी ने नई एक बात की एक वर्ड का, और वो बड़ा कूल लगा लोगों को, उन्होंने कहा वाओ यार ये सेल्फी जो है ना बड़ा कूल वर्ड है, चले यही मतलब होगा। सो ये ऐसे क्लास ऑफ वर्ड्स हैं जो डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं लेकिन लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग मशीन के लिए बनानी, कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना, अगेन एक चैलेंज। अच्छा, वर्ड नॉलेज में देखिएगा, मैरी एंड सू आर सिस्टर्स एंड मैरी एंड सू आर मदर्स। इसका क्या मतलब है दोनों का? जाहिर है ये नेम्स हैं, मैरी एंड सू, दो फीमेल नेम्स है, क्रिश्चियन नेम्स हैं दो। यहाँ ऊपर वाला सेंटेंस कह रहा है जी दोनों ये हैं, ये आपस में सिस्टर्स हैं। नीचे लिखा आ रहा है जी मैरी एंड सू जो हैं दोनों मदर्स भी हैं।
ट्रिकी एंटिटी नेम्स, वेयर इज ए बग्स लाइफ प्लेइंग। अब ये जो है ए बग्स लाइफ, ये किसी मूवी का नाम है। ये पूरा जो है ये वाला, ये मूवी नेम है। अब मशीन कैसे अंडरस्टैंड करेगी ये मूवी नेम है? ये इंडिविजुअल 3 वर्ड्स नहीं है। लेट इट बी वाज रिकॉर्डेड, लेट इट बी बहुत फेमस सॉन्ग है, बहुत सारे सिंगर्स ने गाया, इवन माइकल जैक्सन ने भी गाया, वेरी फेमस सॉन्ग। लेट इट बी एक सॉन्ग है, वाज रिकॉर्डेड। अगेन अ म्यूटेशन ऑन द 4 जीन, एंड ये 4 का क्या मतलब है यहाँ पर? क्या 4 वो है कि जिस जो होता है किसी के लिए, उस मीनिंग में? नो, ये जीन है। तो ये कोई स्पेशल टाइप ऑफ जीन है जिसका नेम 4 है, ये उसकी बात हो रही। सो दीज आर एक्चुअली डिफिकल्ट थिंग्स टू डू, और ये करंटली भी डिफिकल्ट हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। लैंग्वेज हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात अगर करें तो दुनिया सारी इंग्लिश लैंग्वेज में एनएलपी में काम कर रही है, तो उन्होंने ये कॉन्कर कर लिए हैं, उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। इनमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा रहा है, किसी हद तक किया जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत ओपन स्पेसिस हैं। सो लेट्स सपोज आप रिसर्च करना चाहते हैं एनएलपी में, आप कहते हैं यार ये मुझे अच्छा लग रहा है फील्ड, तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने, लेट्स से रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके सामने। आप इनमें से किसी एक चीज़ को उठा के आप उसमें इवन पीएचडी भी कर सकते हैं, आप पेपर भी लिख सकते हैं, आप एमएस का थीसिस भी कर सकते हैं। ओके गाइस, एनी प्रॉब्लम्स? अगेन हम अभी तक 2 पिछली स्लाइड में ये देख रहे हैं कि देयर दीज थिंग्स, डूइंग दीज थिंग्स एक्चुअली इज नॉट इजी, दीज थिंग्स आर डिफिकल्ट। वजह क्या है? लैंग्वेज का यूज़ जो है वो चेंज हो रहा है, और लैंग्वेज में जो चीज़ें इस वक्त की जा रही हैं उनको अंडरस्टैंड करना मशीन के लिए इज़ नॉट ईजी, इट्स डिफिकल्ट, इट्स अ चैलेंज एक्चुअली। ये राइट, सर क्लियर। एनी कमेंट? तो आप अपने एंड से कुछ चीज़ बताना चाहें, कमेंट देना चाहें? सर मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैंने इसके बारे में कुछ जो थोड़ा पहले देखा हुआ है वो यही है कि इस तरह की चीज़ों के लिए वो डिक्शनरीज यूज़ करते हैं अपने मतलब प्रोग्रामिंग में, और वो इनको पहले से ही वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि इन वर्ड्स का मतलब क्या, लाइक ईडियम्स का। बट ये सेगमेंटेशन इश्यूज ये स्टिल मेरे लिए अभी न्यू है। बट देन अगेन कासिम, मैंने बता दिया यहाँ पर आप डिक्शनरी यूज़ नहीं कर सकते, ये डिक्शनरी के वर्ड्स ही नहीं है यार। जी सर, नहीं सर, वो सेल्फ मेड मतलब वो खुद से कुछ डिक्शनरीज बना लेते हैं, बट न्यूलोजिज्म ये भी और भी मतलब देखा जाए तो बहुत सारे वर्ड है, इवन के हमारी नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश में जी जो यू हैव लिखा हुआ है जी उसको लोग वो बड़े और तरीकों से लिख रहे जी, होते हैं, इवन के ये तो फिर वाई ओ यू और फिर वी ई लिखा हुआ है, यस लोग सिंपल यू आगे अपॉस्ट्रोफी और वी ई लिख देते हैं। जी, ऐसे ही। सो देयर आर मैनी एक्चुअली वेरिएशंस, और मैंने बात की है ना कि शायद ह्यूमन आए जो हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन ट्रेंड है, तो हम शायद पैटर्न गेस कर लेते हैं कि ये यू हैव ही लिखा हुआ है, चाहे अपॉस्ट्रोफी के साथ लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन मशीन के लिए ये बातें जज करना एक सच्चा है। ऑलराइट, सो ब्रीफ हिस्ट्री, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। रिमेंबर, ये जो बातें अभी तक हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपने याद करना है, या आपको मैं क्विज में पूछ लूँ या असाइनमेंट में या एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे दूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चीज़ें तो जस्ट आपको बताई जा रही हैं कि ताकि थोड़ा सा आपका इस सब्जेक्ट के बारे में माइंड जो है वो ओपन हो, और आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई जाएँ कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं इसके अंदर, चैलेंजेस क्या हैं इसके अंदर। और बिकॉज एक फील्ड का या एनएलपी का अगर आपने फील लेनी है, उसको आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, तो जाहिर है आप उसकी प्रॉब्लम्स को और उसके अंदर जो एप्लीकेशंस हैं आप उनको देखेंगे तो आपको एक फील मिलता है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। तो कोशिश यही है कि इन इस इंट्रोडक्शन के अंदर वो एक आपका फील बिल्ड हो। तो रिमेंबर, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो क्विज के लिए सूटेबल है, जो किसी असाइनमेंट के लिए सूटेबल है या एग्जाम में सूटेबल है। सो मैं आपसे कभी नहीं पूछूंगा कि सेगमेंटेशन इशू क्या होता है, वर्ड नॉलेज क्या है, ट्रिकी एंटिटी नेम्स से क्या मुराद है। नो नो, ठीक है। यस सर। ओके, सो अगेन हिस्ट्री, मैं आपको ये नहीं कभी कहूँगा कि हिस्ट्री याद करें, लेकिन एक नज़र देख लेते हैं कि कहाँ से काम शुरू हुआ और कहाँ तक जा रहे हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, ट्यूरिंग है, चॉम्स्की है। चॉम्स्की तो इस वक्त भी अलाइव हैं, एंड नॉम चॉम्स्की नाम सुना होगा आपने,
किसी ने सुना है जी नॉर्म चॉम्स्की का नाम? ये एलन ट्यूरिंग है, बैकस एंड नोर। जी सर, ये दो तो बहुत ही ऑटोमेटा बड़े। में सुना था कि सर ऑटोमेटा ये में पढ़ा था। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। आपको ये पता है कि ये चॉम्स्की है कौन? पहली बात तो ये कि ये जूविश है, नेम से नजर आ रहा है, यहूदी है। ओके, जी छोड़ दे उसको। अगर आप ये बात करें कि इस वक्त मॉडर्न दुनिया का अलाइव सबसे बड़ा रिसर्चर, साइंटिस्ट, या जो कंट्रीब्यूशन जिसका पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, दैट इज नॉर्म चॉम्स्की। और अगर आप बात करें लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज की बात अगर आप कर लें, तो इनका कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे बड़ा, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। इसी तरह कंप्यूटर साइंस में एलन ट्यूरिंग का बहुत बड़ा नाम है। और बल्कि आपको ये भी पता होगा कि कंप्यूटर साइंस में नोबेल प्राइज़ नहीं होता। कंप्यूटर साइंस में जो नोबेल प्राइज़ के बराबर अवार्ड मिलता है वो ट्यूरिंग अवार्ड होता है। ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग बहुत बड़ा नाम। इन बैकस एंड नॉर दो अगेन इनके भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो 1940s एंड 1950s में ऑटोमेटा, ये ऑटोमेटा क्या होता है यार? फाइनाइट स्टेट मशीन भी पढ़ा होगा आपने, फॉर्मल